कपलिंग, डिलीवरी होज की जो कपलिंग है वो किस चीज़ की बनी होती है या किस धातु की बनी होती है। ये डिलीवरी होज होता है हमारा, ये तो देख ले भाई सन्नी, ये डिलीवरी होज होता है। इसमें जो कपलिंग होती है, क्या होती है? कपलिंग, एक मेल कपलिंग और एक फीमेल कपलिंग, इनके बारे में पूछ रहा है किस धातु की बनी होती है या किस चीज़ की बनी होती हैं। ऑप्शन ए गन मेटल की, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। आजकल प्लास्टिक की भी आने लग गई भाई, एल्युमिनियम की भी आती हैं, और ये हमारी होती है गन मेटल की। ये इस होज में कौन सी है? गन मेटल। कौन सी है ये? गन मेटल की, और एल्युमिनियम की आती हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। सामान्यतः डिलीवरी होज की लंबाई कितनी होती है? 15 मीटर, 18 मीटर, 20 मीटर, 22 मीटर। तो राइट आंसर क्या है दीपांशु? 15 मीटर। 15 मीटर सामान्यतः हमारे होज जो हैं 15 मीटर, 22.5 मीटर और 30 मीटर के होते हैं। तो यहाँ पर 22.5 भी कर सकता है, वो 30 भी कर सकता है। तो यहाँ पर हमने भी लिखना है 15 ही लिख रखा है हमने, 15 मीटर। ठीक है, तीनों में से कोई एक ठीक लिखेगा, वो एक क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आओ। सेक्शन होज की सामान्यतः लंबाई होती है 5 से 7 फुट, 8 से 10 फुट, 10 से 12 फुट, और ऑप्शन डी में दे रखा है 14 से 15 फुट। तो राइट आंसर इसका क्या है? सेक्शन होज की जो लंबाई होती है हमारी 8 से 10 फुट, गाड़ियों के ऊपर रखे जाते हैं, गाड़ी के ऊपर डी वाटरिंग के लिए, पानी उठाने के लिए सेक्शन होज। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। पानी के प्रेशर यानी कि दबाव के कारण, पानी के प्रेशर के कारण होज का आकार बढ़ जाता, आकार बढ़ जाता है, उसका कहलाता है क्या? स्नेकिंग, एंड्रेजन, शाक, कोई नहीं। तो इसका आगे जब होज में से पानी गुजरता है प्रेशर से, तो उसको हम बोलते हैं स्नेकिंग। क्या बोलते हैं? स्नेकिंग। सांप, स्नेकिंग माने सांप, जैसे सांप चलता है ऐसे होज करता है, फिर जब प्रेशर जाता है उसको बोलते हैं हम स्नेकिंग। स्नेक माने सांप, स्नेकिंग। तो राइट आंसर क्या है? स्नेकिंग। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। डिलीवरी होज में फफूंद लगना कहलाता है, काई लगना। जब इसमें काई लग जाती है तो कहलाता क्या? शाक, मिल्डू, रबड़ एसिड, केमिकल कंटेंट। तो राइट आंसर क्या है? मिल्डू। राइट आंसर क्या है? मिल्डू। जब हमारे होज में काई लग जाती है वो कहलाता है मिल्डू। क्या कहलाता है? मिल्डू। अगले क्वेश्चन में आओ। निम्न में से होज बनाने में कौन से रेशे का उपयोग होता है? ये होज हमारा कैनवास होज। क्या है ये? कैनवास होज, ये वाला, ये कैनवास होज पूछ रहा कौन से रेशे का उपयोग होता है? फ्लैक्स, रेमी, कपास, उपरोक्त सभी। तो तीनों सही हैं, तीनों रेशों से बनाए जाते हैं, तीनों रेशे मिलते हैं भाई इसमें। कौन कौन से हैं? फ्लैक्स, रेमी, कपास, सभी। अगला क्वेश्चन है। बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगने का मुख्य कारण होता है? बिजली का जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें आग लगने का मुख्य कारण होता है दीपांशु? आयल, ऑप्शन ए आयल, ऑप्शन बी कॉपर वायर, ऑप्शन सी कॉइल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? आयल। आयल मतलब तेल। आयल मतलब क्या होगा? तेल होता है उसमें मुख्य कारण आग लगने का। ठीक है, तेल उसके ऊपर फैल जाता है, कहीं से लीकेज होता है, तेल आता है, शॉर्ट सर्किट होता है, फिर उसमें आग लगती है। तो आग लगने का मुख्य कारण तेल होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110। घर में आग लगने का मुख्य कारण होता है, घरों में जो आग लगती है उसमें मुख्य कारण होता है ऑप्शन ए वायरिंग खराब होना, ऑप्शन बी सर्किट ओवरलोडिंग, ऑप्शन सी शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। वायरिंग खराब होने से भी आग लगती है, सर्किट ओवरलोडिंग भी होने से भी आग लगती है, और शॉर्ट सर्किट होने से भी आग लगती है। तो राइट आंसर क्या आ गया? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। 110 क्वेश्चन हो गए हैं सन्नी। देखो बोर्ड पे देखो। निम्न में से कौन अक्रिय गैस है? अक्रिय। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी एलपीजी, ऑप्शन डी सीएनजी। तो राइट आंसर क्या है इसका? नाइट्रोजन। अक्रिय गैस, अक्रिय गैस कौन सी है भाई? नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ये, जहां पर तापमान हिमांक से नीचे रहता है, जमाव बिंदु से नीचे रहता है, जमाव बिंदु से नीचे रहता है, वहां पर स्प्रिंकलर लगाना चाहिए। कौन सा? ऑप्शन ए सूखा, ऑप्शन बी गीला, ऑप्शन सी स्प्रिंकलर सिस्टम, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सूखा। कौन सा लगाना चाहिए? सूखा। जहां बर्फ जमने का खतरा है पाइपों में, राइजर में जहां बर्फ जमने का खतरा है वहां पर कौन सा स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना चाहिए? हिमांक, यहाँ बर्फ जमने का खतरा है तो सूखा लगाना चाहिए वहाँ पर।
अगले क्वेश्चन में आ जाओ, अग्नि निवारण, अग्नि नियंत्रण। अग्नि का निवारण यानी कि आग न लगे और आग लग भी गई तो उसको अग्नि नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करने के लिए जो नीतियां का निर्माण करता है वो कौन करता है? नीतियों का निर्माण कौन करता है? ऑप्शन ए महानिदेशक पुलिस, जो डीजीपी होता है उसको बोलते हैं महानिदेशक, हिंदी में क्या बोलते हैं? महानिदेशक। महानिदेशक पुलिस, मुख्यमंत्री, महानिदेशक अग्निशमन, उपरोक्त सभी। महानिदेशक अग्निशमन, चीफ फायर ऑफिसर जो होता है, चीफ फायर ऑफिसर। आगे देखो क्वेश्चन, सुरक्षा की दृष्टि से गांव में स्ट्रा रोल की ऊंचाई अधिकतम कितनी होनी चाहिए? जब कोई फसल काटते हैं हम उसका डंप लगाते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रा रोल। स्ट्रा रोल की अधिकतम लंबाई, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 10 फुट, 20 फुट, 30 फुट, 40 फुट। तो 20 फुट राइट आंसर है। 20 फुट से ज़्यादा ना हो भाई, 20 फुट। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, गांव देहात में आग लगने का मुख्य कारण होता है। गांव देहात में जो आग लगती है उसका मुख्य कारण होता है वेल्डिंग कटिंग से आग लगती है, चूल्हे की जलती लकड़ी राख फेंकने से आग लगती है। ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। चूल्हे की जलती लकड़ी राख फेंकने से गांव देहात में आग लगने का मुख्य कारण होता है। अगले क्वेश्चन में देखो, फायर सर्विस में ब्रीचिंग। फायर सर्विस में ब्रीचिंग कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की। डी में दे रखा उपरोक्त सभी 2 प्रकार की होती हैं ब्रीचिंग। कौन कौन सी नाम जानते हो? बताओ। हैं? कलेक्टिंग ब्रीचिंग और डिवाइडिंग ब्रीचिंग। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, बीए सेट में कौन सी गैस भरी जाती है? ऐसे लिख देगा वो, इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है। बीए सेट में कौन सी गैस होती है? तो कोई बोलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कोई बोलेगा क्लोरीन, कोई कुछ बोलेगा। अभी बीए सेट में कौन सी गैस भरी जाती है? यही आंसर देना है तुमने, इंटरव्यू में भी जाते हो तो कहीं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी वातावरण की हवा, ऑप्शन डी CO2 वातावरण की शुद्ध हवा। वातावरण में जितनी भी गैसें हैं वो सब उसमें भरी हुई हैं, वातावरण की सभी गैसें उसमें भरी हुई। आग लगने पर क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्षति कितने प्रकार की होती है? क्षति का मतलब क्या होता है? हानि। हानि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? डायरेक्ट क्षति और इनडायरेक्ट क्षति। डायरेक्ट क्षति और इनडायरेक्ट क्षति। डायरेक्ट क्षति का मतलब हो गया जो आग में जल रहा है, डायरेक्ट हानि। और इनडायरेक्ट मतलब हो गया हम जो जाके काम कर रहे हैं वहाँ पर फायर फाइटिंग करना था, हमने 100 लीटर पानी मारना था और हमने 3000 लीटर गाड़ी खाली कर दी वहाँ पर, सब कमरों वमरों को ख़राब कर दिया हमने, पानी भर दिया उसमें, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट क्षति। एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, जो हम जाके नुकसान करते हैं वो उसको बोलते हैं क्षति। तो अगला क्वेश्चन है, साल्वेज का उद्देश्य क्या होता है? साल्वेज का उद्देश्य यानी कि मकसद क्या है? सामान पर पानी डालना, सामान को बचाना। ए बी दोनों गलत हैं, ए और बी दोनों सही हैं। सामान पर बचाना, सामान को बचाना। साल्वेज का मतलब क्या होता है? बचाना, सामान को बचाना। हम फायर फाइटिंग के लिए गए हैं, कोई सामान है उस पर हमने उसको कपड़ा रख दिया, हमारे पास साल्वेज सीट होती हैं, सीट डाल देते हैं, कोई कंप्यूटर है, कोई सामान ऐसा रखा हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं उसके ऊपर पानी ना गिरे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम साल्वेज करना। अगला क्वेश्चन है, रेस्क्यू कार्य क्या होता है? रेस्क्यू कार्य क्या होता है? घटनास्थल पर बचाव कार्य करना, आग बुझाना, जुलूस निकालना, कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? घटनास्थल पर जहाँ पर भी तुम गए हो वहाँ पर बचाव कार्य करना। आग बुझाना बाद में होता है। तो बचाव कार्य जब हम करते हैं, किसी कैजुअलिटी को हम निकालते हैं, कोई पशु को निकालते हैं या पानी में कोई डूब गया उसको निकालते हैं, वो है हमारा रेस्क्यू कार्य। क्या हो गया वो? रेस्क्यू कार्य। रेस्क्यू के बारे में पूछ ही रहा हो। फायर फाइटिंग एक अलग मामला हो सकता है, ठीक है। तो रेस्क्यू किसको रेस्क्यू बोल रहा है? ये बचाव, घटनास्थल पर बचाव कार्य करना राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन प्राकृतिक रेशा है? नेचुरल रेशा कौन सा है इसमें? इटालियन हेम्प, नायलॉन, पॉलिस्टर, उपरोक्त सभी सही हैं। इटालियन हेम्प, क्या है ये? इटालियन हेम्प प्राकृतिक रेशा है, नेचुरली प्राकृतिक रेशा है, पूछ रहा है वो। अगला क्वेश्चन फिर देखो उसी में है बचलाने के लिए, इनमें कौन कृत्रिम रेशा है?
कृत्रिम, कपास, मनीला, नायलॉन, रेमी। तो इसमें क्या है? नायलॉन। क्या आ गया है? नायलॉन। कृत्रिम वो होता प्राकृतिक, ये है कृत्रिम जो हम बनाते हैं, कुदरती नहीं है, हम बना देते हैं, उसको बोलते हैं कृत्रिम, बनावटी। कृत्रिम का क्या होगा? बनावटी। इंग्लिश में बोलते तुम आर्टिफिशियल। हाँ, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। खतरनाक रसायनों को ट्रांसपोर्ट करते समय ड्राइवर के पास क्या होना चाहिए? खतरनाक रसायन जैसे एलपीजी जो है, सीएनजी लेके आते हैं ट्रक ड्राइवर, देखे हैं ना, और कई तरह के केमिकल जो है फैक्ट्रियों में इधर उधर वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसके पास क्या होना चाहिए ड्राइवर के पास? आरटीओ परमिशन होना चाहिए, फैक्ट्री का पता होना चाहिए, ट्रम कार्ड होना चाहिए। उपरोक्त सभी सही हैं। ट्रम कार्ड होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? उस ट्रम कार्ड में सभी चीज़ें लिखी रहती हैं, कहाँ से गाड़ी चली है, कहाँ पर इसको जाना है, कौन सी फैक्ट्री में जाना है, उस ट्रम कार्ड में सब पता होता है। और आग लग गई या कोई खतरा हो गया तो ड्राइवर को क्या करना है, वहाँ के फायर स्टेशन का कितना नंबर है, वहाँ पर बचाव कार्य होने का कितना नंबर है, तो उसको पता है। उस ट्रम कार्ड में सब कुछ लिखा होता है। उसकी ट्रेनिंग दी जाती है ड्राइवर को, तभी वो गाड़ी लेके वहाँ से निकलता है, उसको बताई जाती है सारी चीज़ें। बिल्डिंग में होज रील की लंबाई होनी चाहिए। बिल्डिंग में होज रील की लंबाई कितनी होनी चाहिए पूछ रहा है ये? 20 से 40 मीटर, 40 से 50 मीटर, 50 से 60 मीटर, उपरोक्त सभी ठीक हैं। तो बिल्डिंगों में जो होज रील की लंबाई हो 20 से 40 मीटर होनी चाहिए। 20 से 40 मीटर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कितनी लंबी चौड़ी बिल्डिंग हमारी, कहाँ तक होज रील जा सकती है, ठीक है। वहाँ पर जो है जगह 20 फुट की, हम 40 फुट की लपेट कर रख दें, उसका कोई फायदा नहीं होता वहाँ पर बिल्डिंगों में, ठीक है। तो 20 से 40 मीटर एज पर रिक्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, फायर सर्विस में इस्तेमाल होने वाली एक्सटेंशन लेडर, नाम भी बता दिया उसने। फायर सर्विस में इस्तेमाल होने वाली एक्सटेंशन लेडर 35 फीट एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लेडर इसका पूरा नाम होता है। तो इसका पूछ रहा है, वो भार पूछ रहा है, वजन, इसका वजन कितना होता है, वेट कितना होता है? ऑप्शन ए 130 पाउंड, पाउंड में पूछ रहा है, बी 150 पाउंड, सी 160 पाउंड, डी 120 पाउंड। तो राइट आंसर क्या है? 130 पाउंड। 130 पाउंड। ये समझ में आ गई भाई? पंखे चला।